हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। वीबीपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मनुष्य में पोषण की और पाचन तंत्र की अपन ने बात की। आज उसी में अपना अगला जो टॉपिक है वो आता है कुपोषण व संबंधित रोग। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ ये जानते हैं कि कुपोषण क्या है। तो देखो, शरीर की सामान्य वृद्धि विकास के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं और उस भोजन में सभी पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। सभी पोषक तत्वों का होना आवश्यक है जो हमारे शरीर की वृद्धि विकास, ठीक है, आदि में अपना योगदान देते हैं। तो शरीर की वृद्धि विकास, बाकी जो जैविक क्रियाएं हैं, उन सबको सुचारू रूप से जारी रखने के लिए हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में सभी पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। यदि व्यक्ति के भोजन में सभी पोषक तत्व नहीं हैं या जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो दोषपूर्ण है या अपूर्ण पोषण है, अर्थात पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उनके कारण जो रोग होगा व्यक्ति में वो ही क्या है? कुपोषण अर्थात पर्याप्त मात्रा में व्यक्ति को पोषक तत्व भोजन में नहीं मिल पा रहे, वह स्थिति ही क्या कहलाती है? कुपोषण कहलाती है। और ये कुपोषण की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए जो व्यक्ति है वो संतुलित भोजन को लेता है। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों जो शरीर की वृद्धि विकास जैविक क्रियाओं के लिए अति आवश्यक हैं। तो भोजन के साथ सभी पोषक तत्वों का लेना ही क्या कहलाएगा? यहाँ संतुलित भोजन कहलाएगा। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों वो क्या कहलाएगा? संतुलित भोजन कहलाएगा। जैसे हमारे शरीर की सामान्य वृद्धि विकास के लिए हमें संतुलित भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, वसा चाहिए, इसके अलावा प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, साथ ही साथ जल की भी क्या होती है? आवश्यकता, क्योंकि सभी जो जैविक क्रियाएं हैं वो जलीय माध्यम में ही क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। अब यहाँ संतुलित भोजन यदि लिया जाता है तो उसमें ये सभी जो पदार्थ हैं वह क्या होने चाहिए? उपस्थित होने चाहिए। यहाँ हम बात करें तो शरीर के ये जितने भी घटक हैं, इन सभी घटकों में हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो लगभग 60 से 62% भोजन में कार्बोहाइड्रेट क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए। और इससे हम ऊर्जा का प्राथमिक क्या कहते हैं? ऊर्जा का प्राथमिक क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। प्राथमिक रूप से हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। सेकंड हम बात करें किसकी? वसा की बात करें तो यहाँ लगभग 15 से 20% जो है घटक के रूप में वो अपने भोजन में क्या होनी चाहिए? वसा होनी चाहिए। और यह भी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। वसा जो है ये भी ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक स्रोत है। साथ ही यह जो स्रोत है ये ऊष्मा रोधी का काम करता है। हमारे शरीर की आंतरिक जो ऊष्मा है उसके निकास को रोकने का क्या करता है? कार्य करता है। और जब कभी भोजन आदि की कमी हो तो संचित जो वसा है उससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा हम प्रोटीन की बात करें तो लगभग 20 से 22% भोजन के रूप में हमें क्या मिलनी चाहिए? प्रोटीन उपलब्ध होनी चाहिए। ये ऊर्जा का द्वितीयक
स्रोत है, ऊर्जा का द्वितीयक क्या होता है, सोर्स होता है। साथ ही यह शरीर के निर्माण में, शरीर निर्माण और शरीर की वृद्धि व मरम्मत में, शरीर की वृद्धि व मरम्मत में क्या होता है, सहायक होता है। हमें भोजन के रूप में किन किन घटकों की आवश्यकता होती है, उनकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, इन सब की हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 60 से 62% हमें संतुलित भोजन के रूप में होनी चाहिए। वसा की बात करें तो 15 से 20%, प्रोटीन की बात करें तो 20 से 22%। ये दोनों ऊर्जा के प्राइमरी स्रोत हैं और ये जो है कौन, प्रोटीन, ये ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत है। लेकिन शरीर निर्माण व शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है आपको, शरीर निर्माण और वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो वहाँ आपका आंसर होना चाहिए प्रोटीन। इसके अलावा हमारा जो शरीर है उससे कुछ विटामिन्स की भी क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ अल्प मात्रा में ये जो विटामिन हैं ये शरीर की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होता है। ये एक प्रकार के कार्बनिक क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं और इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, इसलिए इन्हें बाहर से हमें लेना पड़ता है। और यहाँ हम बात करेंगे विटामिन्स की भी, कौन कौन से विटामिन्स हैं। तो एक तो वसा विलय विटामिन्स होते हैं, एक जल विलय विटामिन्स होते हैं। वसा विलय विटामिन्स होते हैं ADEK और जल विलय विटामिन्स जो होते हैं वो है विटामिन B और C। जल विलय विटामिन्स हैं, ADEK वसा विलय विटामिन्स हैं। ये शरीर में नहीं बनते, इन्हें हमें भोजन के रूप में बाहर से लेना पड़ता है। इसके अलावा हमारी जो शरीर है उससे कुछ खनिज लवणों की भी क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और ये भी अल्प मात्रा में शरीर निर्माण और कार्य की क्रियाओं में भाग लेते हैं और अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो शरीर निर्माण में भाग लेंगे, अल्प मात्रा में ये भी आवश्यक होते हैं, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है। ये कुछ खनिज तत्व होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जल की बात करें तो हमारा जो शरीर है उसमें जितनी भी जैविक क्रियाएं होंगी वो सब की सब कौन से माध्यम में होती हैं, जलीय माध्यम में होती हैं। और इसे सार्वत्रिक क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। सार्वत्रिक क्या है, विलायक है। और लगभग 60 से 65% जल अपने शरीर में या हमारी जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या होता है, पाया जाता है। तो संतुलित जो भोजन है उसमें ये सभी घटक उपस्थित होते हैं। तो दोषपूर्ण जो भोजन था उसको अपन ने क्या कह रहे हैं, कुपोषण कह रहे हैं। और इसको कुपोषण जैसी समस्या उत्पन्न नहीं हो इसके लिए व्यक्ति को कैसा भोजन लेना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए, जिसमें सभी जो पोषक तत्व हैं वो क्या होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए। अब हमारी जो RBSC की बुक है इसके अनुसार हम कुपोषण के प्रकारों की बात करें तो यहाँ कुपोषण 4 प्रकार के दे रखे हैं। एक आता है अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन। दूसरा आता है अति पोषण, ओवर न्यूट्रिशन, अति पोषण। इसके अलावा तीसरा आता है असंतुलित, असंतुलित पोषण। और चौथा दे रखा है यहाँ विशिष्ट न्यूनता, स्पेसिफिक जो कमी है उसको दर्शाया गया है, विशिष्ट न्यूनता। क्लियर है यहाँ पे? इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटा दूँ इसको। देखो कुपोषण के यहाँ RBSC की जो आपकी बुक है उसके अनुसार 4 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें एक दे रखा है अल्प पोषण, अर्थात जो हम भोजन ले रहे हैं, जो भोजन ले रहे हैं शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो अल्प पोषण से यहाँ तात्पर्य है कि लंबे समय तक शरीर की वृद्धि विकास के लिए यदि पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं ले पाता है, अल्प पोषण लंबे समय तक यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन नहीं ले पा रहा
तो वह जो स्थिति है उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? अल्प पोषण। क्या कह रहे हैं? अल्प पोषण। अर्थात किसी व्यक्ति को यदि 2 टाइम का खाना ही पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा तो वह जो स्थिति है उससे हम क्या कहेंगे? अल्प पोषण कहेंगे। दूसरा आता है ओवर न्यूट्रिशन, अति पोषण। इसकी हम बात करें, यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक लंबे समय तक यदि कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक जो भोजन है उसको ले रहा है तो वह किस में आएगा? अति पोषण में। और अति पोषण के कारण व्यक्ति में मोटापा जैसी समस्याएं आ जाती हैं, उसके कारण मधुमेह है और हार्ट अटैक है आदि समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। असंतुलित पोषण की अपन बात करें, ऐसा भोजन जिसमें सभी जो पोषक तत्व हैं वो नहीं पाए जाते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा संतुलन में नहीं है। अभी अपन ने बात की ये सभी घटक जो भोजन में हमें चाहिए, उन घटकों में से कोई भी 1 या 2 घटक यदि एब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, तो वह किस में आएगा? असंतुलित पोषण में आएगा। विशिष्ट न्यूनता की अपन बात करें, किसी भी घटक की, प्रोटीन की है या कैलोरी की है, इसके अलावा विटामिन्स की है, किसी भी विशिष्ट पोषक तत्व की यदि कमी होगी तो वो किसके अंतर्गत आएगा? विशिष्ट न्यूनता के अंतर्गत आएगा। अब अपन देखें ना तो लगभग टोटल विश्व में 30 करोड़ से अधिक व्यक्ति ऐसे हैं जो कुपोषण से क्या हैं? ग्रसित हैं। कुपोषण से क्या हैं? ग्रसित हैं। टोटल विश्व में 30 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो कुपोषण से ग्रसित हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार हम यहाँ देखें तो WHO ने कुपोषण या पोषण संबंधी 5 प्रमुख क्या बताए हैं? प्रमुख रोग बताए हैं। 5 प्रमुख क्या बताए हैं? रोग, जिसमें एक आता है क्वासी और कोर रोग, क्वासी और कोर फर्स्ट। सेकंड दे रखा है मेरास्मस या सूखा रोग कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं? सूखा। तीसरा दे रखा है जीरोफ्थेल्मिया। कौन सी डिजीज दे रखी है? जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया। और चौथी जो डिजीज है वो WHO ने यहाँ बताई है रक्ताल्पता, एनीमिया, रक्ताल्पता। और 5वीं जो डिजीज WHO ने बताई है कुपोषण से संबंधित वो यहाँ बताई है गलगंड या घेंगा या गोइटर। ये 5 जो डिजीज हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कुपोषण से संबंधित 5 प्रमुख रोग यहाँ इन्होंने बताए हैं। क्वासी और कोर की अपन बात करें तो ये जो रोग है ये होता है प्रोटीन की कमी से। और मेरास्मस जो रोग होता है वो प्रोटीन व कैलोरी की कमी से। प्रतिदिन एक सामान्य व्यक्ति की अपन बात करें तो उसे लगभग 1600 किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। नॉर्मल व्यक्ति को प्रतिदिन 1600 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यदि इतनी किलो कैलोरी ऊर्जा उसके भोजन से उसे नहीं मिल पा रही है तो वह भी कैलोरी की कमी से क्या हो जाएगा? ग्रसित हो जाएगा। अब गर्भवती महिलाएं होती हैं और दैनिक कार्य करने वाले जो मजदूर होते हैं, हार्ड वर्कर्स होते हैं, उन सभी में ये जो कैलोरी का मान है वो उनके शरीर की रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जीरोफ्थेल्मिया की अपन बात करें तो विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है। किसकी कमी से हो रहा है? यहाँ विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से। रक्ताल्पता की बात करें तो लोहा या आयरन की जो कमी हो जाए उसके कारण रक्ताल्पता, रक्त की कमी, एनीमिया रोग हो जाता है। भोजन में यदि आयोडीन की कमी होगी,
आयोडीन की कमी। तो आयोडीन की कमी से यहाँ कौन सा रोग होगा, गलगंड या घेंगा, या जिसे अपन क्या कहेंगे, गोइटर कहेंगे। अधिकांशतः यह पहाड़ी क्षेत्रों में होता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में उन्हें आयोडीन नहीं मिल पाती है। इस स्थिति में क्या होता है, हमारी जो थायराइड ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, फूल जाती है, और फूल कर पूरा जो गला है वो लटकने लग जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, गलगंड या क्या कहते हैं, घेंगा रोग कहते हैं। नेक्स्ट अपन इन्हीं में मेन यहाँ दो डिजीज की बात करेंगे जो प्रोटीन से संबंधित जो रोग हैं उनमें, एक तो क्वासियोरकोर की और एक किसकी बात करेंगे, यहाँ मेरास्मस की बात करेंगे। ये दोनों जो डिजीज हैं वो मेनली बच्चों में देखने को मिलती हैं अधिकांशतया अफ्रीकी देशों में। क्यों? क्योंकि यहाँ लंबे समय तक बच्चों को स्तनपान नहीं कराया जाता, अर्थात जो महिलाएं हैं उन्हें बच्चों को लंबे समय तक दुग्ध नहीं पिलाया जाता, तो उनमें प्रोटीन की क्या हो जाती है, कमी। और उसके बाद में भी भोजन में प्रोटीन पोषक तत्व नहीं दिए जाते हैं। सामान्यतया 1 केजी बॉडी वेट के अनुसार अपन बात करें तो लगभग जो छोटे बच्चे हैं उन्हें 200 ग्राम प्रोटीन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। वयस्क की बात करें ना अपन, तो वयस्क के बॉडी वेट 1 किलोग्राम बॉडी वेट के अनुसार 100 ग्राम प्रोटीन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। तो यहाँ लंबे समय तक स्तनपान नहीं करवाया गया। उसके बाद में वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बच्चों को प्रोटीन से भरपूर पोषक तत्व हैं वो भी यदि उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं तो इन बच्चों में यहाँ क्वासियोरकोर और मेरास्मस जो डिजीज हैं वो देखने को मिलती हैं। अर्थात 1 किलोग्राम बॉडी वेट के अनुसार बच्चे को प्रतिदिन 200 ग्राम प्रोटीन प्रति केजी के अनुसार उपलब्ध होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। यदि उसकी कमी होगी तो उसकी कमी के कारण क्वासियोरकोर और मेरास्मस जो डिजीज हैं वो देखने को क्या होती हैं, यहाँ मिलती हैं। अब ये जो दोनों रोग हैं वो किन में देखने को मिल रहे हैं, तो 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों में, और मेरास्मस जो है 1 वर्ष तक के बच्चों में ये बीमारी देखने को क्या होती है, मिलती है। वहाँ की जो स्त्रियां हैं उनके द्वारा लंबे समय तक दुग्धपान नहीं करवाने से और बाद में जो भोजन दिया जाता है उसमें भी प्रोटीन की क्या होती है, कमी होती है, उसके कारण। इसके अलावा वहाँ मेनली भोजन के रूप में मक्का का उपयोग किया जाता है, जिसमें ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की क्या होती है, कमी होती है, अमीनो अम्ल, जिसके कारण प्रोटीन जो है उस प्रोटीन का क्या नहीं हो पाता है, ट्रिप्टोफैन की अनुपस्थिति होने के कारण शरीर में, ठीक है, शरीर में एमिनो अम्ल की कमी से शरीर में प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है, क्योंकि जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बनी होती है, एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। तो वहाँ अधिकांशतः भोजन के रूप में किसको खाया जा रहा है, अफ्रीकी देशों में मक्का का इस्तेमाल किया जाता है। मक्का में ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, और ट्रिप्टोफैन की एब्सेंट के कारण वहाँ प्रोटीन का क्या नहीं हो पाता है, निर्माण नहीं हो पाता, और प्रोटीन का निर्माण नहीं होने से ऐसे बच्चों में प्रोटीन की कैलोरी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और ये जो दोनों डिजीज़ हैं वो उनमें देखने को क्या होती हैं, मिलती हैं। अब यहाँ अपन इनके कुछ लक्षणों की बात करें, कुछ सिम्टम्स की बात करें, क्या क्या लक्षण इन बच्चों में देखने को मिलते हैं। जो बच्चा यहाँ किससे ग्रसित है, क्वासियोरकोर से ग्रसित है, उस बच्चे में क्या लक्षण जो हैं, क्या सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और इनको किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ दूर कर सकते हैं। तो लक्षणों की अपन बात करें क्वासियोरकोर के, तो पहले तो प्रारंभ में अपन इन बच्चों को देखें तो इनका
मानसिक व शारीरिक विकास नहीं हो पाता। मानसिक और शारीरिक क्या नहीं हो पाता है? विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। तो मानसिक और शारीरिक जो विकास है वो क्या नहीं होगा? अच्छे से नहीं हो पाएगा। किनका? इन बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। इसके अलावा इनका जो बॉडी वेट है, शरीर के भार में क्या होना? भार में कमी होना, और त्वचा शुष्क व खुरदरी होना, त्वचा शुष्क व खुरदरी, बालों का असामान्य होना, असामान्य मतलब लाल, सफ़ेद या संख्या में कम हो, संख्या में क्या हो? कम हो। तो बाल जो हैं इन बच्चों में क्या होते हैं? असामान्य नज़र आते हैं। इसके अलावा इनका जो चेहरा होता है, चेहरे पर व पैरों में क्या होना? सूजन होना। चेहरे व पैरों में क्या आ जाना? सूजन आ जाना। ये इन बच्चों में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा इनका जो पेट है, पेट बाहर आ जाता है, बार बार दस्त लगते हैं, बार बार अतिसार जो है वो इनमें देखने को क्या होता है? मिलता है। तो इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। भोजन में प्रोटीन से संबंधित जो पोषक तत्व हैं वो यदि दिए जाएं, जैसे यहाँ अपन बात करें मांस की, दूध की, हरी सब्जियों की, मछली की आदि भोजन के रूप में उपलब्ध करवाए जाएं, तो इनमें प्रोटीन की कमी को दूर किया जा सकता है। क्लियर यहाँ पे? तो क्वासी और कोर रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से हो रहा है। इस रोग के क्या क्या जो लक्षण हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रोग आता है मेरास्मस। कौन सा आता है? मेरास्मस, या इसे अपन कहते हैं सूखा रोग कहते हैं। मेरास्मस या सूखा जो रोग है वो इसे अपन कह रहे हैं। तो ये जो डिजीज है ये प्रोटीन व कैलोरी की कमी से होती है। इसके क्या क्या लक्षण हमें नज़र आएंगे? पहला तो अपन बात करें कि शारीरिक मानसिक विकास, शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होगा। शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है ऐसे बच्चों का। इसके अलावा शारीरिक वजन लगभग 60% तक कम होता है। शारीरिक भार का या वजन का 60% तक क्या होना? कम होना। अर्थात एक बच्चे में यदि उम्र के अनुसार 10 किलो बॉडी वेट होना चाहिए तो उसमें 4 किलो ही बॉडी वेट होता है। ऐसे बच्चे दुर्बल, कमज़ोर, पतले, हाथ पैर, हड्डियों का ढांचा समान, अर्थात इनमें जो वसा है वसा का जमाव नहीं हो पाता। दुबले, पतले और कमज़ोर हड्डियों का ढांचा समान दिखाई देता है, और पसलियाँ नज़र आती हैं। ऐसे बच्चों में पसलियाँ नज़र आती हैं तो शरीर बहुत कमज़ोर होता है। और इनमें अपन देखें तो जिस प्रकार से यहाँ चेहरे पर और पैरों में आदि में सूजन हो रही थी, इनमें कोई सूजन जैसी स्थिति दिखाई नहीं देती है। साथ ही इनमें भी बार बार
बार बार अतिसार आना, दस्त लगना। इसके अलावा इनके बाल जो हैं बाल सामान्य रहते हैं, बाल क्या रहते हैं, सामान्य रहेंगे, बाल सामान्य रहते हैं, बालों में इनमें कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन देखें तो इनकी जो त्वचा है, इनकी त्वचा सूखी, खुरदरी, झुर्रीदार चेहरा या चेहरा मुरझाया हुआ, झुर्रीदार, आंखें अंदर क्या हो जाती हैं, धसी हुई सी नज़र आती हैं। किसकी कमी से, प्रोटीन व कैलोरी की कमी से। और इन्हें भी भोजन के रूप में यदि प्रोटीन संबंधित पोषक तत्व दिए जाएं, जो अपन ने अभी बात की, वो सभी पदार्थ इनको भी दिए जाएं तो इनमें भी इसकी कमी को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। क्लियर यहाँ पे। तो ये कुपोषण और संबंधित रोगों की अपन ने बात की। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे हमें भोजन के रूप में कौन कौन सी विटामिन्स की क्या होती है, आवश्यकता होती है, कौन सी विटामिन्स क्या काम करती है, किस विटामिन की कमी से कौन सी जो डिजीज है, बीमारी है, वो हो सकती है। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।